नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसके बारे में। अपने दुर्ग की श्रेणियां पढ़ चुके थे, यानी कि कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग है, कौन सा जल दुर्ग है, इसके बारे में सारी बातें अपने कर चुके थे। आज अपनी बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, स्थापत्य कला के हिसाब से सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो आइए बात करते हैं, अपना टॉपिक रहेगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे निर्माता के बारे में। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में, निर्माण के बारे में भी इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। सबसे पहले है वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास भट्ट। वीर विनोद श्यामल दास भट्ट के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया जाएगा चित्रांगद मौर्य के द्वारा। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास भट्ट, और श्यामल दास भट्ट ये कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। इसके बाद में संभव कुमार पाल की रचना के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था चित्रांग मौर्य ने। देखिए थोड़ा सा ही फर्क है चित्रांग और चित्रांगद के अंदर। तो संभव कुमार पाल की रचना के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाएगा चित्रांग मौर्य के द्वारा। वीर विनोद श्यामल दास भट्ट के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण कौन करवाएगा? चित्रांगद मौर्य। आपने नाम सुना होगा मोहनोत नैणसी का। मोहनोत नैणसी ने समर्थन किसका किया था? चित्रांग मौर्य का। तो आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है वो मोहनोत नैणसी के अनुसार किसने करवाया था? तो आपका आंसर क्या होगा? चित्रांग मौर्य। वीर विनोद श्यामल दास भट्ट के अनुसार करवाया तो चित्रांगद मौर्य। तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आजकल एग्जाम में जरूरी नहीं है भी चित्रांग या चित्रांगद सीधा दिया हुआ हो, पुस्तक विशेष के हिसाब से पूछा जाता है। तो सारे के सारे जो मत है वो अपने को ध्यान में रखने हैं। अब इसका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं शताब्दी या अपने कहें 755 ईसा के अंदर इस दुर्ग का निर्माण है करवाया गया था। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस दुर्ग के उपनाम के बारे में। क्या प्रसिद्ध है, कौन कौन से इसके उपनाम है, किस नाम से यह दुर्ग जाना जाता है? सबसे पहले उपनाम में है चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है चित्रकूटगढ़। चित्रकूट पहाड़ी पर दुर्ग है वो तो चित्तौड़गढ़ का है, लेकिन यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी पर आए तो त्रिकूटगढ़ हो जाएगा जैसलमेर का किला। तो चित्रकूट है चित्तौड़गढ़ और त्रिकूटगढ़ है वो जैसलमेर का किला। तो पहला नाम हो जाता है चित्रकूटगढ़। उसके बाद में है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। उसके बाद में अगला नाम है प्राचीन किलों का सिरमौर। प्राचीन किलों का सिरमौर क्यों कहा जाता है इसको? देखिएगा, राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो है बटनेर का दुर्ग, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में भूपत भाटी ने करवाया था। आप सभी जानते हो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के तट पर है। लेकिन राजस्थान का सबसे नवीनतम जो दुर्ग है वो लोहागढ़ का किला है। सूरजमल जाट ने बनवाया था 1733 के अंदर, जहां पर आपने सुना होगा अष्ट धातु के किवाड़ भी लगवाए थे जवाहर सिंह ने। वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहां से ऐसा और पूछा जाए कि स्थापत्य कला के हिसाब से, स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो स्थापत्य कला के हिसाब से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा बनता है? चित्तौड़गढ़ का। बटनेर है उसमें वो लगभग आज विखंडित हो चुका है, कोई विशेष उसके अंदर महल वगैरह नहीं है।
लेकिन चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे आकर्षक महल, मंदिर, छतरियां, बावड़ी आपको देखने को मिलेगी, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। इसलिए राजस्थान में साहित्य कला के हिसाब से सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको कहा जाता है प्राचीन किलों का सिरमौर। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब रहना, फोर्ट का मतलब किला, आवासीय किला। जिस दुर्ग में लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो उसको कहा जाता है आवासीय किला, यानी कि लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। उसमें लगभग 7000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, यानी कि लगभग 7000 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए चित्तौड़गढ़ को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो वो बन जाएगा जैसलमेर का किला, जिसमें लगभग 4500 लोग हैं वो एक साथ ठहर सकते हैं। इसको कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो जाएगा जैसलमेर का किला। उसके बाद में है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। देखिएगा ये जो दुर्ग है राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ये राजस्थान में ना तो पूर्वी दिशा के अंदर है और ना है दक्षिणी दिशा के अंदर। ये यहाँ पर पूर्वी और दक्षिणी दिशा के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण इसको कहा जाता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। तो कौन सा बन जाएगा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार? है चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद में यहां पर भी मालवा का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसको कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। तो मालवा का प्रवेश द्वार भी कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। तो ये सारे के सारे उपनाम हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है। तो ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ के उपनाम अपने पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या प्रसिद्धि है। देखिएगा इस दुर्ग का निर्माण तो करवाया जाएगा वैसे चित्रांगन या चित्रांग मौर्य के द्वारा, लेकिन इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माता किसे कहा जाएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कहा जाएगा महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, महलों का निर्माण करवाया था, कुंभ स्वामी जो कुंभ श्याम मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर प्रसिद्ध साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं। पहले बात करते हैं साके के बारे में, उसके बाद में अपने बात करेंगे जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है और कीर्ति प्रशस्ति के बारे में। देखिएगा साका शब्द अपने पढ़ चुके हैं। साका शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है केसरिया और दूसरा शब्द है जौहर। केसरिया और जौहर दोनों शब्दों से मिलकर नया शब्द कौन सा बन जाएगा? साका। केसरिया का मतलब होगा राजा जब युद्ध करने जाएगा तो वो केसरिया रंग के वस्त्र या पगड़ी धारण करके जाएगा, यानी कि केसरिया रंग की निशानी धारण करके जाएगा, वीरता का प्रतीक होगा। इस शब्द को बोला गया केसरिया करना। पीछे से रानी अपने आप को मृत्यु के प्राप्त कर लेगी, यानी कि पति के जाने के बाद प्राण को त्याग लेगी, इस शब्द को कहा गया है जौहर। तो केसरिया और जौहर दोनों शब्दों से मिलाकर एक नया शब्द बना है जिसको कहा जाता है शाका। ऐसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल शाके हुए हैं जिनकी संख्या है 3। तो 3 शाकों के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। पहला शाखा है 1303 के अंदर, दूसरा है 1534 के अंदर और तीसरा है 1567 और 68 के अंदर। ये 3 शाखे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के शाकों का सही क्रम है 1303, 1534 और 1567 68। एग्जाम में क्वेश्चन शाके के बारे में कैसे पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बनता है कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा या दूसरा शाखा कब हुआ। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के पहले शाके में केसरिया किसने किया, यानी कि कौन सा राजा था
जिसने केसरिया किया था, वो सारी बात पूछी जाएगी। उसके बाद में किस रानी ने जोर किया, ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए। 2 बात होगी। तीसरी बात है यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था, यानी कि पहले साके में जैसे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, तो वो सारी बातें, केसरिया, जौहर और आक्रमणकारी और साका कब हुआ, ये 4 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने बात करेंगे शाक्य के बारे में विस्तार से। देखिएगा, पहला साका अपने पढ़ेंगे 1303 के अंदर। चित्तौड़ का पहला साका 1303, दूसरा हो जाएगा 1534 के अंदर, और तीसरा अपने पढ़ेंगे 1567 और 68 के अंदर। पहले साके के ऊपर अपने आते हैं 1303 के अंदर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। देखिएगा बात क्या थी, यहां पर अपने विस्तार से हर एक टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1303 के अंदर यहां पर रावल वंश है। रावल वंश का अंतिम शासक था जिनका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह है वो मेवाड़ के राजकुमार थे। मेवाड़ के राजकुमार थे रावल रतन सिंह, और शिकार का बहुत शौक था, शिकार से बहुत प्रेम करते थे, सुबह सुबह शिकार करने जाया करते थे। तो एक बार बात क्या होती है, सुबह सुबह जब शिकार करने गए थे तो उनको एक तोता दिखाई दिया जो मनुष्य की आवाज में बात किया करता था, यानी कि साधारण तोता नहीं था, जो मनुष्य की आवाज में बोलता था। तो रतन सिंह ने आदेश दिया, रावल रतन सिंह ने कहा इस तोते को कैद कर लीजिए। तोते को कैद करके यहाँ पर ले आते हैं अपने मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, और वो तोता सुबह सुबह बोलता है कि आपसे तो मेरी जो रानी है वो अच्छी थी, जो सुबह सुबह आपने तो मुझको कैद कर लिया, वो सुबह सुबह अपने हाथों से काजू खिलाया करती थी। तो रतन सिंह ने सोचा भी ऐसी क्या रानी है जो तोता इसके बारे में बात कर रहा है, तो क्यों ना उसके बारे में कुछ बात की जाए, उसके बारे में कुछ जाना जाए, भी ऐसी सुंदरता है रानी की। तो कहते हैं रतन सिंह को पता चलता है कि सिंहल द्वीप की गंधर्व सेन की पुत्री है जिसका नाम है रानी पद्मिनी, बहुत सुंदर है, और कहते हैं इतनी सुंदर है जब वो पानी पीती है तो गले से दिखाई देता भी पानी कहाँ तक पहुंच गया। तो रतन सिंह ने सोचा भी क्यों ना दर्शन किए जाए अगर इतनी सुंदर है तो। रतन सिंह सुबह सुबह चल निकलते हैं सिंहल द्वीप श्रीलंका की ओर, और कहते हैं सिंहल द्वीप का भी एक उसूल था वहाँ का, जब सुबह सुबह कोई ब्राह्मण के वेश में जाकर कुछ भी मांग लेता है दीक्षा भिक्षा तो वो देनी पड़ती है। रतन सिंह चल निकलते हैं सिंहल द्वीप के पास और पहुंच जाते हैं गंधर्व सेन के पास ब्राह्मण के वेश में, और कहते हैं मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। भीख क्या मांगने आया हूँ, मैं आपकी पुत्री के दर्शन करने आया हूँ। गंधर्व सेन कहते हैं भाई दर्शन तो करा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप वेशभूषा या इनकी आपका जैसा शरीर है उससे आप ब्राह्मण तो नहीं लगते। तो रतन सिंह कहते हैं भाई राजपूत हैं, क्षत्रिय कभी झूठ नहीं बोलते, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मेवाड़ का राजकुमार रावल रतन सिंह हूँ, और मैं आपकी पुत्री पद्मिनी के दर्शन करने आया हूँ। आपकी पुत्री के बहुत चर्चे सुने हैं सुंदरता के बारे में। तो गंधर्व सेन जी कहते हैं कि चर्चे सुने हैं, दर्शन करने की क्या बजाय अगर पद्मिनी को विवाह करके आपके साथ विदा कर दिया जाए तो रतन सिंह ने सोचा भी ये तो सोने पे सुहागा, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो कहते हैं रतन सिंह के साथ पद्मिनी को यहाँ से विदा कर देते हैं, और विदा करने के साथ साथ 2 सेनापति भेज देते हैं जिनका नाम था गौरा और बादल।
तो गोरा बादल दो सेनापति हो जाएंगे, पद्मिनी के साथ आएंगे रावल रतन सिंह के। गोरा बादल के साथ रतन सिंह पद्मिनी को लेकर आ जाते हैं मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक देखिएगा, इस समय यहां पर एक था राघव चेतन। राघव चेतन नाम का तांत्रिक था जो वशीकरण करता है, किसी को वश में कर लेता है। तो रतन सिंह ने सोचा भी राघव चेतन कहीं पर ऐसा ना हो मेरी पद्मिनी कोई वश में कर ले, मैं तो बड़ी मुश्किल से लेके आया हूं वहां से। तो रतन सिंह राघव चेतन को थोड़ा सा अपमानित करके यहां से भेज देता है और राघव चेतन चला जाता है सीधा किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी को यह बात कहता है कि मेवाड़ के अंदर एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर राजकुमारी है, जिसकी मतलब चर्चा पूरे देश विदेश के अंदर होती है, क्यों ना आप भी उसके दर्शन करने जाएं। तो राघव चेतन ने भड़का दिया सीधी सी बात अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है चित्तौड़गढ़ और डेरा डाले रखता है 5-6 महीनों तक, लेकिन आक्रमण नहीं करता है। एक बार बात क्या होती है, रतन सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी को भोज पर आमंत्रित करता है। जब भोज करने आता है तो आपको पता होगा राजपूत क्षत्रिय होते थे, जो प्रमुख शस्त्र है वो तलवार होती थी, कटार। तो अलाउद्दीन खिलजी कटार भेंट करते हैं रतन सिंह को। भोज करने के बाद यानी कि भोजन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को कहते हैं कि मैं भी आपसे, मेरी भी एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर सको तो। रतन सिंह ने कहा भी अगर जरूर करेंगे, मानने के काबिल हुई तो। अलाउद्दीन खिलजी कहता है भी मैं आपकी पद्मिनी के दर्शन करने आया हूं। अब सारा सिस्टम पद्मिनी पे ही हो गया। रतन सिंह कहता है, रतन सिंह गुस्से में आ जाता है, तलवार निकाल लेता है। इतनी दूर इतनी बात होने के बाद में एक आवाज आती है पद्मिनी की कि हे महाराज, अगर मेरे दर्शन मात्र से चित्तौड़गढ़ का नरसंहार, मेवाड़ का नरसंहार रुकता है तो मैं दर्शन करने को तैयार हूं। अब बात क्या होती है, साक्षात दर्शन नहीं कराए जाएंगे। एक साइड में बीच में पानी का कुंड होगा, उधर वाले महल में पद्मिनी को बिठाया जाएगा, इधर बिठाया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। पद्मिनी को शिष्य के हिसाब से पानी के कुंड से उसको दर्शन कराए जाएंगे। परछाई जब दिख जाएगी अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो जाएगा, कहेगा मैं पद्मिनी को पाकर ही रहूंगा। इतना कहकर चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आमंत्रित करता है कुछ समय बाद किसको, रावल रतन सिंह को, दिल्ली के किले में। रावल रतन सिंह को भोजन पर जब आमंत्रित करता है तो रतन सिंह को पता नहीं था भी ये मेरे साथ कुछ छल करेगा, कूटनीतिक करेगा। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को वहां पर कैद कर लेता है और शर्त रखता है कि अगर पद्मिनी मुझसे निकाह करेगी तो मैं आपके पति को छोड़ दूंगा। तो पद्मिनी के पास संदेश भिजवाता है कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं आपके पति रतन सिंह को आजाद कर दूंगा। तो पद्मिनी है वो भी बड़ी कूटनीतिज्ञ थी क्योंकि राजपूतनी थी। पद्मिनी ने संदेश भिजवाया कि मैं आपसे निकाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मैं जब आऊंगी मेरे साथ 1600 दासियां आएगी। एक प्रथा होती थी, दासी प्रथा, रानी के साथ में कुछ दासियां भेजी जाती थी। तो दासियां आएगी 1600, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, 1600 दासियां आएगी उनको भी रख लेंगे, लेकिन मेन बात अभी पद्मिनी तो आ रही है, कोई बात नहीं देखी जाएगी। तो कहते हैं पद्मिनी ने 1600 दासियों के वेश में 1600 सैनिक लेकर चल पड़ते हैं दिल्ली के किले पर। और जाते ही समय मांगा जाता है पद्मिनी को निकाह से पहले रतन सिंह से मिलने का। पद्मिनी और रतन सिंह मिलते हैं और दोनों को मिलने के बाद जस्ट में वहां से गुप्त द्वार से निकाल दिया जाता है। गोरा बादल वहां पर युद्ध करने के लिए, यानी कि युद्ध है वो स्टार्ट कर देते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। गोरा बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ये चले जाते हैं मेवाड़। वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1600 सैनिकों के साथ। उसके बाद में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी कुछ समय बाद फिर आक्रमण कर देगा चित्तौड़गढ़ को। इस बार है चित्तौड़गढ़ का साका हो जाता है, जिसमें वीरगति को प्राप्त कौन हो जाते हैं, रावल रतन सिंह। और यहां पर जोर कौन करेगी, जिसका नाम है रानी पद्मिनी। तो आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में जोर किसने किया, तो किसने किया, रानी पद्मिनी ने। केसरिया कौन करेगा, तो रावल रतन सिंह और उसके 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। अब देखिएगा रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ वहां पर जोर कर लेती है। और ये जो जोर करेगी, यहां पर
अग्नि में जोहर करेगी। यहाँ पर जोहर कुंड है जहां पर जोहर मेला भी लगता है, और ये जो जोहर मेला लगता है ये लगता है चैत्र कृष्ण 11 को। हिंदुओं का पहला महीना आता है हिंदू पंचांग के अनुसार, उसमें पहले ही पक्ष के अंदर 11 तारीख को यानी कि तारीख बन जाती है चैत्र कृष्ण 11 को। पद्मिनी जोहर कुंड पर मेला लगता है। राजस्थान में सबसे बड़ा जोहर प्रथा से संबंधित मेला है जोहर मेला चैत्र कृष्ण 11 को। वैसे मैं आपको बता दूं इस पर वर्तमान में प्रतिबंध लगाया हुआ है। राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित 2 मेले लगते हैं। एक लगता है सतियों का मेला जिसको सतियों के अमावस भी बोलते हैं, रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को, और एक लगता है चैत्र कृष्ण 11 को। दोनों मेलों पर वर्तमान में राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि इससे सती प्रथा को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। क्योंकि 1987 के अंदर देवराला कांड हो गया था, राजस्थान की अंतिम महिला सती हो गई थी, उसके बाद में इन मेलों पर प्रतिबंध है। लेकिन आज भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जोहर मेला किस तिथि को लगता है, तो किस तिथि को लगेगा? चैत्र कृष्ण 11 को। कब लगेगा? सॉरी, कहां पर लगेगा? चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी जोहर कुंड में, जहां पर पद्मिनी ने जोहर किया था अग्नि के कुंड में। तो ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि साका कब हुआ? 1303 में। शासक कौन था यहाँ का? रावल रतन सिंह। जोहर कौन करेगा? रानी पद्मिनी। आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर जोहर होगा, यहां पर मेला लगेगा। कब लगेगा? चैत्र कृष्ण 11 को। तो ये सारी बातें हैं। आगे के जो साके अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।